हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन ये आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर 2 का, पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ दोस्तों एक और कुछ और क्वेश्चन जो है आपका करा दिया गया है पॉलिटिकल साइंस का और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ है दो चार क्वेश्चन और करा दिया जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आज 21 तारीख हो गया, मुश्किल से आपका 4 से 5 दिन समय बचा है। इसी बीच आपको सारा सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो ये जो क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है, तो वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और जिस तरह से हम यहाँ पर लिख के लाए उसी तरह से आप एग्जाम में भी जाके लिखिए, आपका बहुत ही बेहतर नंबर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। लिखा है कि शासन से आप क्या समझते हैं। शासन के विभिन्न प्रकारों को लिखें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शासन क्या होता है, शासन किसको बोला जाता है, शासन का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे कि शासन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, शासन का मतलब क्या होता है। शासन का मतलब होता है हुकूमत करना, मतलब ताकत से हुकूमत करना। ठीक है, सत्ता, यही होता है शासन। इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे, लिखने का तरीका को समझेंगे कि किस तरह से अर्थ को हम लोग लिख सकते हैं कॉपी में, एग्जाम में कैसे इसको लिखा जाएगा। तो वही लिखा हुआ, इसको हम लोग एक बार पढ़ के समझेंगे। ठीक है, लिखा है शासन का अर्थ क्या लिखना है कि किसी क्षेत्र, समाज या संस्था को सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रित, संचालित और प्रतिबंधित करना शासन कहलाता है। किसी क्षेत्र में समाज या संस्था को सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रित या फिर संचालित और प्रबंधित करना ही क्या कहलाता है, तो शासन कहलाता है। ठीक है, यह समाज के विकास, स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतियों, नियमों और कानूनों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं क्रियान्वयन, ठीक है, तो ये क्रियान्वयन मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को उसके कार्य में लाना। ठीक है, आपने कोई शुरुआत किया और उस चीज़ को, जिस चीज़ का आपने शुरुआत किया उसको कार्य में ले आना ही क्रियान्वयन कहलाता है। ठीक है, शब्दों जो है आपका, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनर को भी अच्छे से समझा सकेंगे। फिर आगे क्या लिखा है कि शासन की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। ये जो आप शासन का अर्थ देखे, परिभाषा देखे, ये हमारा अपना लिखने का तरीका है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में, शासन के बारे में विद्वानों का क्या मानना है, उनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो विद्वान है वो प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो क्या कहते हैं शासन के बारे में हम लोग उसको समझेंगे, फिर आगे और कुछ विद्वान है उसके बारे में भी समझेंगे। तो लिखा है कि प्लेटो ने शासन को समाज के नैतिक और न्यायपूर्ण प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया। क्या बताया जा रहा है कि जो प्लेटो है उन्होंने शासन को समाज के नैतिक और न्यायपूर्ण प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार शासन का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना है। प्लेटो के अनुसार क्या है कि शासन का उद्देश्य समाज में स्थापना और न्याय की स्थापना करना है। ठीक है, समानता और न्याय की स्थापना करना। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या है। तो इसके बाद है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु एक विद्वान है, इनका क्या मानना है, तो अरस्तु के अनुसार शासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने समुदाय के हितों को संरक्षित करते हैं और नागरिकों की भलाई के लिए नीतियां बनाते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अब अरस्तु से क्या लिखा है कि उन्होंने इसे राजतंत्र, अभिजात तंत्र और लोकतंत्र में विभाजित किया है। अरस्तु ने जो है शासन को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो है आपका राजतंत्र है, दूसरा अभिजात तंत्र है और तीसरा लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये किसने बांटा है, अरस्तु ने। इसी तरह से आपको उदाहरण देके परिभाषा को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तीसरा जो उदाहरण है आपका गांधी जी से। ठीक है, क्या लिखा है कि गांधी जी के अनुसार अच्छा शासन वह है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करता है और समानता तथा न्याय को बढ़ावा देता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि अच्छा शासन वह है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करता है और समानता तथा न्याय को बढ़ावा देता है। शासन को मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। शासन जो है, परिभाषा को हम लोगों ने समझ लिया। अब शासन के कुछ रूप होते हैं, उसको समझते हैं कि शासन को हम लोग किस रूप में जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका सरकारी शासन, ये कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि इसमें सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण, कर संग्रह, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था लागू करना शामिल है।
इस तरह का जो शासन होता है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, मतलब पूर्ण नियंत्रण किसके पास होता है? सरकार के पास। तो वो क्या करते हैं कि इसमें सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण, कर संग्रह, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था लागू करना शामिल होता है। किसमें? सरकारी शासन में। इसी तरह से कुछ और समझते हैं हम लोग। इसमें आपका दूसरा है प्रशासनिक शासन। ठीक है, क्या है? प्रशासनिक शासन। इसमें लिखा है कि यह नीतियों और योजनाओं को लागू करने में सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं की भूमिका पर केंद्रित होता है, प्रशासनिक शासन। ठीक है, फिर आपका तीसरा स्थानीय शासन। इसमें है कि इसमें नगर निगम, पंचायतें आदि स्थानीय स्तर पर शासन की जिम्मेदारियां निभाती है। फिर आपका चौथा है अच्छा शासन। लिखा है कि यह पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावशीलता, निष्पक्षता और जन भागीदारी पर आधारित शासन का आदर्श रूप है। उसके बाद क्या लिखा है कि शासन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को न्याय, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना तथा समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है। क्या बताया जा रहा है? कि शासन का जो उद्देश्य है वो समाज के सभी वर्गों को न्याय, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना तथा समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होता है। ये किसका है? तो शासन का ये उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में। और इसके बाद लिखा है कि शासन के विभिन्न प्रकार समाज और सरकार की संरचना तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, अगर विस्तार में हम लोग जानना चाहेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे हम लोग। सिर्फ आपको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, और जहाँ पर डाउट होगा वहाँ पर हम आपको समझा देंगे। ठीक है, और इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना है। तो एक बार इसको आप अच्छे से वीडियो पूरा देखिए और साथ ही एक बार कॉपी में लिखे हुए प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहला जो इसमें प्रकार, जो शासन का पहला प्रकार है वो है लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन जैसा हम लोग का देश में है, भारत में। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सरकार को चुनते हैं, जैसा कि अभी झारखंड में चुनाव था, तो इस तरह से क्या है कि चुनते हैं पहले सरकार को, और सरकार जो है जनता के हित में काम करता है, वो अच्छे नियम को लाता है और सरकार जो है जनता के लिए काम करता है। तो वही लिखा है लोकतांत्रिक शासन में। इसमें क्या होता है कि जो जनता होती है, जो यहाँ का लोग होता है, उसको अधिकार दिया जाता है, मौलिक अधिकार, ताकि वे अपने जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसको दर्शा सके, पेश कर सके। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे लिखना है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार का निर्माण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से किया जाता है। यह जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के माध्यम से शासन की अवधारणा पर आधारित है। इसमें सभी नागरिक और शासन कानून के अधीन होते हैं। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। सभी नागरिकों को क्या है कि मौलिक अधिकार भी प्राप्त होता है। तो ये आपका पहला प्रकार था शासन का, जो है आपका लोकतांत्रिक शासन। इसी तरह से और अभी हम लोग कुछ जानेंगे और प्रकार को, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों तक भी शेयर करें जरूर। फिर है तानाशाही शासन। ठीक है, तानाशाही शासन मतलब क्या है कि जबरदस्ती का शासन। किसी एक व्यक्ति के पास पूरा या फिर किसी समूह के पास पूरा हक रहेगा, पूरा शासन का अधिकार रहेगा, और लोगों के पास इसका विरोध करने का, इस पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही है तानाशाही शासन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उधर कोरिया तरफ। तो उस तरह का जो तानाशाही शासन होता है। ठीक है, चाइना में भी इसी तरह का शासन होता है। क्या लिखा है कि यह शासन प्रणाली एक व्यक्ति का छोटे समूह द्वारा नियंत्रित होती है। क्या बताया जा रहा है कि यह शासन प्रणाली एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें जनता की स्वतंत्रता सीमित होती है और सरकार का पूरा नियंत्रण शासक के पास होता है। और सरकार का पूरा नियंत्रण क्या है? शासक के पास होता है। इस तरह के शासन में एक ही व्यक्ति या समूह के पास पूर्ण शक्ति होती है, जिसके कारण शासक के प्रति विरोध और असहमति को कुचल दिया जाता है। प्रेस और सूचना की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी जाती है, नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है। तो यह आपका तानाशाही शासन था। एक बार आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला है साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन क्या होता है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि यह शासन प्रणाली साम्यवाद के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जहां उत्पादन और संपत्ति का स्वामित्व राज्य के पास होता है। यह एक दलीय का मतलब क्या होता है कि एक ही दल का होना। ठीक है, मतलब कोई भी अगर शासन कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही दल होगा, उसके अलावा अगर कोई दूसरा होता है तो वो नहीं हो सकता। वो क्या है? कानूनन अपराध है। ठीक है, दूसरा दल नहीं हो सकता। एक दलीय का मतलब वही होता है। तो क्या लिखा है कि यह एक दलीय प्रणाली होती है जहां सभी के लिए समान अवसर और संसाधनों का वितरण किया जाता है। तो यह आपका साम्यवादी शासन था। आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका चौथा है राजतंत्रीय शासन। लिखा है कि यह शासन प्रणाली राजा या रानी के नेतृत्व में चलती है। इसमें शक्ति वंशानुगत होती है। ये जो राजतंत्रीय शासन है
वो राजा या रानी के नेतृत्व में चलता है, और इसमें जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो वंशानुगत होता है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं या दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है संवैधानिक राजतंत्र, और दूसरा है पूर्ण राजतंत्र। ठीक है, तो संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि राजा की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है। संविधान द्वारा जो है राजा का शक्ति सीमित होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर भी रानी है, लेकिन वहाँ पर जो शासन है वो सरकार द्वारा चलाया जाता है, संसद द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका पॉइंट है पूर्ण राजतंत्र। इसमें लिखा है कि राजा के पास असीमित शक्तियाँ होती है। जैसे सऊदी अरब, वहाँ पर क्या है कि जो शेख होते हैं उनके पास संपूर्ण शक्ति होता है। ठीक है, वहाँ पर कोई दूसरा सरकार नहीं है, जो भी है सब शेख लोग है, वही का राजा है। ठीक है, तो ये आपका राजतंत्रीय शासन था। आगे देखते हैं, आगे इसमें पांचवा सैन्य शासन। सैन्य शासन का मतलब क्या है कि जहाँ पर शासन जो है वो सेना द्वारा होता है। ठीक है, सेना का एक प्रमुख है जिसके द्वारा पूरे देश में, राज्य में शासन चलाया जाता है। तो इसमें क्या है, सैन्य शासन इसी को कहा जाता है। इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। लिखा है कि यह शासन प्रणाली सेना के हाथों में होती है, जो प्रायः तख्तापलट या अन्य अस्थिरता के कारण स्थापित होती है। ये कब होता है, तो तख्तापलट या फिर अस्थिरता के कारण उत्पन्न होता है या फिर बनता है। ठीक है, स्थापित किया जाता है। लिखा है कि यहाँ सेना के प्रमुख का शासन होता है। कठोर अनुशासन और कानून लागू होने के कारण नागरिकों के स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। जैसे पाकिस्तान और म्यांमार, कुछ समय के लिए क्या है कि पाकिस्तान और म्यांमार में भी इस तरह का शासन देखा गया है, सैन्य शासन। पाकिस्तान में कई बार इस चीज़ को देखा गया है। वहाँ पर जो है एक्चुअल में जो वास्तविक शासन है वो वहाँ का सैनिक ही करता है। ठीक है, जो सैन्य का कमांडर होता है, जो मुख्य अधिकारी होता है, वही वहाँ पर शासन चलाता है। छठा नंबर क्या है, संघीय शासन। लिखा है कि यह प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो किसी एक व्यक्ति या फिर समूह के पास ना होकर अलग अलग जगह में बटा हुआ है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो क्या लिखा है कि यह प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। सेम वही बात बोला जा रहा है, जहाँ पर शक्ति जो केंद्र और राज्य में या फिर क्षेत्र में क्या है कि बटा हुआ है। ठीक है, शक्ति जो इसके बीच में विभाजन होता है। आगे लिखा है केंद्र और राज्य सरकारों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों के पास अलग अलग शक्तियां होती है, जो विभाजित होता है किसके द्वारा, तो संविधान के नियम के अनुसार। ठीक है, इसी के संविधान के अनुसार इन लोग का विभाजन होता है शक्ति का, केंद्र और सरकार में, और दोनों अपने अपने नियम से चलता है। आगे हम लोग देखेंगे अराजक। ठीक है, अराजक शासन। अराजक मतलब क्या है, कब्जा। ठीक है, अराजक शासन। लिखा है कि इस प्रणाली में कोई मान्यता प्राप्त सरकार या शासन नहीं होता है। यह प्रायः गृह युद्ध या सत्ता के पतन के बाद की स्थिति होती है। सत्ता के पतन के बाद कोई भी शासक नहीं होता है जिसके कानून और व्यवस्था का अभाव होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो होती है परंतु असुरक्षित। समाज में व्यवस्था और हिंसा बढ़ जाता है। क्या होता है कि समाज में हिंसा और अव्यवस्था जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ये फिर अराजक शासन हुआ आपका। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को लिख देंगे नीचे, फिर आपका बहुत ही बेहतर आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का टाइम नहीं बचा है, तो एग्जाम का आप लोग को बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चाहते हैं कि आपका दोस्त भी अच्छे से तैयारी करे, आपके जान पहचान वाले भी अच्छे से तैयारी करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, समझते हैं इसके निष्कर्ष को। लिखा है कि प्रत्येक शासन प्रणाली की अपनी विशेषताएं हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक शासन प्रणाली है उसकी अपनी विशेषताएं हैं, लाभ और सीमाएं हैं। लोकतंत्र को आमतौर पर सबसे संतुलित और नागरिकों के अधिकारों के लिए आदर्श माना जाता है। और ये जो भी जितना भी प्रकार आपने देखा उसमें से लोकतंत्र जो है वो सबसे संतुलित और नागरिकों के अधिकार के लिए आदर्श माना जाता है। लेकिन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां तय करती है कि कौन सी शासन प्रणाली प्रभावी होंगी। उसके बाद ही बोला जा रहा है कि लेकिन समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ये तय करती है कि कौन सी शासन प्रणाली सबसे बेहतर होगा समाज के लिए। ठीक है, लोगों के लिए। तो ये आपका निष्कर्ष था। ये आपका पॉलिटिकल साइंस BBMKU सेमेस्टर 2 मेजर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन था आपका। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ये तैयारी करके ही जाना चाहिए। ठीक है, आप ये तैयारी करके जाइए, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो अगले सवाल के साथ। आपका जो 3, 4, 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है वो सारा इसी एक दो दिन के बीच में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल पर वीडियो आता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।